गुड मॉर्निंग डबल ओ एस्पिरेंट्स। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग एलडीसी 2024 डबल ए संबंधी आ, कुछ विशेष पहलू पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि दिनांक 19 सितंबर 2024 को डबल ए का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी के साथ साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक बेहतर सुनहरा अवसर है कि आप डबल यू का एग्जाम क्वालिफाई कर डायरेक्ट गजटेड ग्रुप डी ऑफिसर बन सकते हैं। तो कुछ कुछ बारीकियों के साथ हम लोग थोड़ा बहुत एलडीसी डबल ए एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है फॉर्म के लिए, क्या क्या कुछ डेट वगैरह है, कब एग्जाम कंडक्ट होना है, क्या कुछ सिलेबस का पैटर्न है और साथ ही साथ मार्किंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये एनडीसी 2024 जो डबल ए का एग्जामिनेशन है ना। तो ये डबल ए होता क्या है? तो डबल ए क्या है? असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम हुआ है ना। और एलडीसी स्टैंड फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि एलडीसी डबल ए के माध्यम से आप या आइदर एमटीएस कैडर के हो या एसएपीए कैडर के हो या आप एलएफजी संवर्ग के हो या पोस्टमैन मेलगार्ड संवर्ग से आते हो, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आप डायरेक्ट गजटेड ग्रुप डी पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? आईटी एंड टीएएफएस ग्रुप डी एग्जामिनेशन है। आईटी एंड टीएएफएस स्टैंड फॉर इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि गजटेड ग्रुप ए में आता है। बट डबल ओ दैट इज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रुप बी गजटेड का पोस्ट है, दैट मीन्स की लेवल 8 का पद है। नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 19 सितंबर 2024 है। लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव करने का है 14 अक्टूबर 2024। अदर देन एपीएस एंड ऑन डेपुटेशन आउट ऑफ डीओटी एंड डीओपी। क्लियर है? मतलब एपीएस को और जो डेपुटेशन पे है डीओटी में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उनको छोड़ के तो दैट मीन्स कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितना है? 14 अक्टूबर 2024 तक लास्ट रिसीव करना है एप्लीकेशन डेट रिसीव का। अगर एटीएस की बात करें और डेपुटेशन वाले स्टाफ की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, दैट मीन्स कि 23 अक्टूबर 2024 का लास्ट डेट फिक्स किया गया है ना। और साथ ही साथ टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी ईयर वाइज प्रोविजनल एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स, दैट मीन्स की प्रोविजनल एलिजिबिलिटी जारी किया जाएगा, है ना, सीजीसीए के वेबसाइट पे। तो उसका डेट निर्धारित किया गया है, टेंटेटिव डेट 22 नवंबर 2024। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड इश्यूएंस का कितना डेट है? 27 दिसंबर 24 तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम की तारीख निर्धारित की गई है, आ, वो 8 जनवरी 25 को से लेकर 11 जनवरी 25 तक। दैट मीन्स की कुल मिला के 4 दिन के लिए आपका एग्जाम रहेगा। और टोटल कुल पेपर जो मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा वो 6 पेपर होंगे उसमें। ठीक है। जो पेपर 6 होगा वो मल्टीपल शिफ्ट में हो सकते हैं, तो डेट इधर उधर आगे पीछे हो सकता है ना, चांसेस है। अब हम अगर बिंदुवार ढंग से चर्चा करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो डबल ओ रिक्रूटमेंट रूल 2018 जारी किया गया था, उसमें क्या कुछ कहता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन है, इसमें ग्रुप सी कैडर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के स्टाफ, जिसमें एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एलएसजी, है ना, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट इत्यादि अप्लाई कर सकते हैं। बट आईटी या फिर HSG2 या HSG1 कैडर के लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दैट मींस कि द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि पीओ आरएमएस अकाउंटेंट और साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट में है, दोनों अलग अलग कैडर है ना। एक्चुअली पीओ आरएमएस जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्लर्क संवर्ग के ही होते हैं, क्लर्कियल पोस्ट पोस्ट होता है, इसलिए दोनों को कंपेयर हम लोग ना करें तो बेहतर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एप्लीकेंट्स हु आर वर्किंग इन ग्रुप डी ऑन सब्सटेंटिव बेसिस
as on the date of application shall be considered eligible only for those vacancy year from which they are eligible as on respective crucial cutoff date. दैट मीन्स कि ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई आईटी में प्रमोट हो गया, बट प्रमोशन से पहले अगर उसका एलिजिबिलिटी हो, लेट अस सपोज कि 2023 के लिए वो 2023 में उसका प्रमोशन हुआ है, तो 2023 के अगर बाद हुआ है तो दैट मीन्स कि 23 तक तो वो क्या है आपका क्लर्क ही था, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक क्लॉज डाला हुआ है डबल ए और रिक्रूटमेंट रूल 2018 में कि वेयर जूनियर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी सर्विस आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service by more than half of such qualifying service or 2 years, whichever is least, and have been successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. That is for PA to be eligible for sitting in the AA examination even after 7 years from the above ground. That means क्या कह रहा है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्लॉज था जो एकदम छुपा हुआ चीज है ना, सिल्वर लाइन एकदम वो है ना, जिसमें क्या कहता है कि इवन अगर मान लो कि कोई जूनियर है ना अप्लाई कर रहा हो और वो ग्रेजुएट हो, ठीक है, और उसका सीनियर भी अप्लाई कर रहा हो, ठीक है, एज पर ग्रेजुएशन लिस्ट, तो juniors will be eligible by comparing with the seniors, है ना, और इवन 7 साल के में भी वो डबल का एग्जाम दे सकता है, और ऐसा कुछ हुआ भी है डबल रिक्रूटमेंट 2018 में। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ जो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपका जो आइटम नंबर 10 है वो माइन्यूटली उसको फिलअप करना है, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल एलिजिबिलिटी, आपका सीजीसीए के वेबसाइट पे वैकेंसी ईयर वाइज आपका डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अपने कंसर्न स्टेट नोडल ऑफिसर को 7 दिन के भीतर दे देना है। तो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी का लिस्ट जारी किया जाएगा www.cgca.gov.in के वेबसाइट पे। और अगर आपको एलिजिबिलिटी पे कुछ डाउट है, कुछ आपको क्लेम है, रिप्रेजेंटेशन है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद इन 7 days टू द कंसर्न्ड SNO, दैट मींस स्टेट नोडल ऑफिसर। नेक्स्ट क्या कहता है कि रिवाइज प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन www.cgca.gov.in एंड नो रिप्रेजेंटेशन शैल बी इंटरटेन देयर आफ्टर। मान लो कि एक बार आपने रिप्रेजेंट दिया और आपका रिवाइज प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट डिस्प्ले कर दिया गया, तो उसके पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन इंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी की, तो क्या किया गया है यहाँ पे आपका 2 साल का वैकेंसी अभी दिया गया है 2023 का और 2024 का। इसका कट ऑफ डेट क्या है आपका एलिजिबिलिटी के लिए, जनवरी 1 जनवरी 23 और 1 जनवरी 24 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट कैडर के लोग अप्लाई करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एमटीएस भी डबल के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कितना सर्विस चाहिए, 14 ईयर सर्विस चाहिए। तो ये कट ऑफ डेट तक कितना हो जाना चाहिए, 14 ईयर्स हो जाना चाहिए। सिमिलरली पोस्टमैन के लिए 11 ईयर्स है, पीएस कैडर के लिए आपका 9 ईयर्स का सर्विस चाहिए। बट अगर क्लॉज जो स्पेशल क्लॉज का अगर हवाला दे दे तो उस केस में आपका 7 साल में भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो ये कट ऑफ डेट आपका क्रूशियल है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि वैकेंसी वाइज जो ब्रेकअप वैकेंसी दिया गया है, तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत बम्पर वैकेंसी आया है आपकी बार। तो यूआर के लिए कितना है टोटल, 2023 में 371 सीट दिए गए हैं, 2024 में 20 सीट दिए गए हैं, दैट मीन्स की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुल मिला के टोटल वैकेंसी कितना है 391 है ना। सिमिलरली एससी के लिए 30 और 2 मिला के 32 सीट है, एसटी के लिए 41 सीट 2023 के लिए है, बट 24 में कोई भी सीट नहीं है। तो इस तरह कुल मिला के 2023 और 2024 को मिला ले तो 464 वैकेंसी है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है, लवली अपॉर्चुनिटी है जो डबल डबल एक्सपीरियंस है उनके लिए। नेक्स्ट क्या रहा है कि 2023 के लिए जो 3 मंथ एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया गया है वो
2023 के वैकेंसी ईयर के लिए एलिजिबल होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि डबल ईओ के जो एग्जामिनेशन होते हैं, प्रमोशनल एग्जामिनेशन है, उसमें विदाउट बुक का प्रावधान है, मतलब किसी प्रकार का बुक मैनुअल्स वगैरह अलाउड नहीं है ना। और इसमें कितने पेपर होंगे? कुल 6 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर कितने मार्क्स के होंगे? 100-100 मार्क्स के होंगे, है ना। पेपर कुछ इस प्रकार के हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। रेस्ट पेपर 5 एंड पेपर 6, कुल मिला कितने पेपर हो गए? 6 पेपर हो गए। अब आपका पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। दैट मीन्स कि आपको लिखना बहुत ज्यादा है और डिटेल में पढ़ना है ना। आपका पेपर 5 जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलोंग विद द सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने रहेंगे पेपर 5 में? 25 रहेंगे। और साथ ही साथ जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें 1/2 दैट मीन्स की 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। क्लियर है? पेपर 6 प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और एमसीक्यू दोनों रहेगा। इसमें आपका एमसीक्यू में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां तक क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया की बात है तो एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, डिसेबल कैंडिडेट के लिए 30% मिनिमम चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए। तो मेन फंडा आपका क्वालिफाइंग का हो जाता है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ मेरिट में आता है, तो आपका रिजल्ट पक्का है। तो फोकस क्या करना है दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन के लिए, कि आपको एनी वे क्वालिफाई हर एक पेपर में करना होगा, क्योंकि अगर एक भी पेपर में आप क्वालिफाई नहीं किए तो योर रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड, दैट मींस विल नॉट बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। सिमिलरली अदर कैटेगरी के लिए अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वैकेंसी ईयर वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ओनली दोज एलिजिबल कैंडिडेट्स सेक्यूरिंग क्वालिफाइंग इन द इस पेपर, मतलब प्रत्येक पेपर में अगर क्वालिफाई करेंगे तभी उनका ईयर वाइज वैकेंसी मेरिट वाइज आपका लिस्ट तैयार हो पाएगा। चलिए अब हम लोग पेपर वाइज से क्रमवार ढंग से और पेपर में क्या कुछ सब्जेक्ट पैटर्न है और कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड है, प्रोसीजर्स दैट मींस के फाइनेंशियल प्रोसीजर एंड बुक कीपिंग, दैट मींस के दो टॉपिक हो गया आपका, फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड हो गया और बुक कीपिंग जो है कॉमर्स का टॉपिक है ना। अब इसमें टॉपिक्स कौन कौन कवर्ड है? आपका जनरल फाइनेंशियल रूल है जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 6 एंड 8 है। फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम एफएचबी वॉल्यूम 1 में कौन कौन है? चैप्टर 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17 है, ठीक है। बुक कीपिंग दैट मीन्स कि कॉमर्स वाला टॉपिक में क्या आ जाएगा आपका? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ पीएल एंड एल अकाउंट, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बैलेंस शीट का प्रिपरेशन पूछा जाएगा आपका, प्रोविजन फॉर बैंक डेब्ट्स एंड डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस फॉर आपका वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। देयर आफ्टर आपका हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, करेक्शन ऑफ एरर रहेगा और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इन सब बिंदु में आपका कॉमर्स से आपका क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ आपको क्या रहेगा पेपर 1 में? जीएआर दैट मींस गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 से भी क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आएंगे, कवर अप करेंगे। नेक्स्ट पेपर 2 में क्या है आपका, मतलब स्कीम क्या रहेगा मार्क्स का? नेक्स्ट पेपर 2 में क्या है आपका? सर्विस रूल्स है। सर्विस रूल्स में क्या क्या टॉपिक है आपका? एफआरएसआर फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दैट मींस पार्ट 1 क्या है आपका? जनरल रूल है, पार्ट 2 टीए रूल रहेगा और पार्ट 3 लीव रूल से क्वेश्चन रहेंगे। सीसीएस पेंशन रूल, जीपीएफ रूल, जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, CCS rule 1965, CCS conduct rule 1964, RTI that means right to information एक्ट 2005 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मींस ये आपका टॉपिक रहेगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर 3 है वो क्या है? पोस्टल अकाउंट्स है। पोस्टल अकाउंट्स में क्या क्या टॉपिक है भाई? पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2,
साथ ही साथ अपेंडिक्स 5 ऑफ पोस्टल अकाउंट मैनुअल वॉल्यूम 1, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2024 यहाँ रिवाइज किया गया है, पहले 1978 था, है ना। शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर ऑफ एचओसी, दैट मीन्स की चीफ पीएमजी, HOR, that means the head of the region, PNG, divisional head, SP and SSP, फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 का चैप्टर 2, 3, 4, 5, 7 एंड मैनुअल ऑफ इंटरनल ऑडिट क्वेश्चन। तो दैट मीन्स ये आपका पेपर 3 का टॉपिक है ना। साथ ही साथ पेपर 4 का क्या है आपका, प्योरली टेलीकॉम अकाउंट्स, यूज ऑफ एंड टैक्सेशन, है ना। यूज ऑफ का मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसमें क्या आ जाता है आपका मेन टॉपिक, लाइसेंस एग्रीमेंट है, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, नेशनल पेंशन सिस्टम 2021। तो ये सब कुछ टॉपिक आपका पेपर 4 में आ जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि पेपर 3 और पेपर 4 का हाईलाइट किया है हमने, तो इसलिए हाईलाइट किया है कि ये दोनों मेन पेपर है जिसमें आपको थोड़ा सा हार्ड लेबर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें जो है क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है ना। बट नॉट टफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। अगर पढ़ेंगे तो पक्का क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पेपर 5 है वो कंप्लीट लॉजिकल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एंड लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड है। इसमें आपका क्या आ जाएगा टॉपिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, रीडिंग एबिलिटीज, ड्राफ्टिंग, राइटिंग एबिलिटीज, etc आपको रहेगा, है ना। नेक्स्ट आपको आईटी में अगर बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो विंडोज 11, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। दैट मीन ये सब टॉपिक कहाँ रहेगा आपका, आईटी में रहेगा, पेपर 6 में रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। अब अगर हम टोटल मार्क्स, पेपर वाइज और मार्किंग स्कीम्स की चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ क्या कहता है कि पेपर 1 में हर एक पेपर, जैसा कि हमने बताया कि 100 मार्क्स के होंगे, तो कुल कितने मार्क्स के होंगे, 600 मार्क्स के होंगे, जिसमें हर एक पेपर में आपको 40%, दैट मीन्स 40-40 मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम में। और ये जो मार्किंग स्कीम है, तो ऑलमोस्ट आपका पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक क्वेश्चंस का जो मार्किंग स्कीम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट मीन्स कि 3 पार्ट में है। अगर बात करें स्पेसिफिकली पेपर 1 की, तो इसको 3 पार्ट में पेपर रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए रहेगा आपका कंपल्सरीली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन बुक कीपिंग, दैट मींस ये कॉमर्स से रहेगा, प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा, और साथ ही साथ मैंडेटरी रहता है, मतलब इसको पक्का आपको सोल्व करना रहेगा कंपल्सरीली, है ना। और कितने मार्क्स कराएंगे, 20 मार्क्स कराएंगे, इतने भी इन पार्ट, मतलब दैट मीन्स हो सकता है कि 5 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, ऐसे करके स्प्लिट करके हो सकता है। अगर पार्ट बी की बात करें, तो उसमें 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चंस किससे पूछे जाएंगे, जनरल फाइनेंशियल 2017, फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 से। तो कितने क्वेश्चंस हुए, 2 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 20 मार्क्स ईच कर दीजिए तो 40 मार्क्स का होगा, और ये भी पार्ट बाई पार्ट हो सकता है ना, स्प्लिटिंग किया हुआ। पार्ट सी का भी सेम फंडा है कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना है, और आपको इसमें से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बुक कीपिंग एंड जीआर से, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इट मे बी इन पार्ट, तो कुल मिला के हो गया आपका 20 मार्क्स प्लस 2 क्वेश्चन आपका इसमें, तो 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स होंगे। सिमिलरली अगर पेपर 2 की बात करें, तो पार्ट ए, मैंने जैसा बताया पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक पार्ट ए का जो क्वेश्चन होता है वो मैंडेटरी और प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड ऑलमोस्ट होता है, ठीक है, या फिर केस स्टडी टाइप हो सकता है। अगर पेपर 2 की बात करें, तो पार्ट ए में क्या होगा, कंपल्सरी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, है ना। जैसे मान लो कि आपका जीपीएफ से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछ दे, है ना, पेंशन रूल से आपका पेंशन कैलकुलेशन संबंधित पूछ दे, है ना, तो ये सब हो सकता है। टोटल 20 मार्क्स के होंगे जो मैंडेटरी है, आपको अटेम्प्ट करने ही है। पार्ट बी में आपके पास ऑप्शंस है कि कोई 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और उसका टॉपिक कौन कौन सा, एफआरएसआर पार्ट 1, 2, 3, टेंशन रूल, जीपीएफ रूल, सीए, एलटीसी। और कितने क्वेश्चन है, 3 में से 2 करने, मतलब 20 मार्क्स का ईच हो गया, तो 40 मार्क्स का ये हो गया। पार्ट सी का जो सिलेबस है उसमें भी क्या आपके पास है, ऑप्शनल है, 3 में से कोई 2 करना है अटेम्प्ट।
है ना। और उसका टॉपिक क्या क्या है, सीसीए कंडक्ट रूल, आरटीआई, सीओआई, है ना। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर पेपर 3 की मैं बात करूं तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। पार्ट एक कंपल्सरीली केस स्टडी या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट नोट्स किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं भाई, ठीक है, और 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स एज यूजुअल, है ना। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको मैंडेटरीली अटेम्प्ट करने हैं, है ना। क्लियर है। और वो टॉपिक कहाँ से रहेगा आपका, पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल वॉल्यूम 1 एंड 2, अपेंडिक्स 5 और पोस्टल अकाउंट मैनुअल वॉल्यूम 1, मतलब कुल मिला के पैम वॉल्यूम एंड 1 एंड वॉल्यूम 2 से रहेगा 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 40 मार्क्स का हो गया। और पार्ट सी में क्या रहेगा, डिफरेंट जो रेस्ट बच गया, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल पावर, एफएसबी वॉल्यूम 2 एंड इंटरनल ऑडिट क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे, है ना, 20 मार्क्स ईच, कुल मिला के 100 मार्क्स हो गए। पेपर 4 की अगर बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जैसा कि जान रहे हैं आप, कंपल्सरीली केस स्टडी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स भी हो सकता है, ठीक है। पार्ट बी में क्या रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब ये पार्ट ए में किसी भी टॉपिक से हो सकता है, पार्ट बी में भी किसी टॉपिक से, पार्ट सी में, जो कि एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में। सिमिलरली पार्ट बी में क्या है आपका, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन, पार्ट सी में 3 में से दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाइए भाई पार्ट पेपर 5 में जो 100 मार्क्स का होगा, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 25 होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे, ठीक है। तो पेपर पार्ट ए कितना मार्क्स का रहेगा, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, तो कितने मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स हो गए। और नेगेटिव मार्किंग 1/2 का है, ठीक है। पार्ट बी आपका लैंग्वेज पेपर है, जिसको चॉइस बेस्ड है, मतलब इंग्लिश या हिंदी दोनों में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे हो डबल के लिए, तो आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। इसमें पार्ट बी में 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 आपका 15 एमसीक्यू है ऑन वर्बल एंड रीडिंग एबिलिटीज, है ना। वर्बल एंड रीडिंग एबिलिटी से 20 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन 2 की अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन रहेंगे, प्रिसाइज राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग से। 7 मार्क्स का प्रिसाइज राइटिंग, 7 मार्क्स का ड्राफ्टिंग करना, लेटर ड्राफ्टिंग रहेगा, और 6 मार्क्स का आपका नोटिंग, तो कुल मिलाकर कितने होगा, 20 मार्क्स। तो सेक्शन 2 से 20 मार्क्स, सेक्शन 1 से 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, है ना, हो गए। और उसके बाद फिर 50 मार्क्स, नहीं सॉरी 30 मार्क्स हो जाएंगे आपके सेक्शन 1 से। 15 एमसीक्यू और 2 मार्क्स का कितना हो गया, 30 मार्क्स। तो 30 20 50, और 50 और 50 100, तो कुल मिला के 100 मार्क्स हो गए, है ना। अब अगर पेपर 6 की बात है, याद है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, जो 25 एमसीक्यू है। अब पेपर 6 की बात करें तो 100 मार्क्स का होगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो ही पार्ट दिखाए गए हैं, पार्ट दो ही पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए 15 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, जो कि जिसका सिलेबस है एमएस वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट से, ठीक है। और पार्ट बी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट ईटीसी पे रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। फिर पार्ट बी में आपका क्या रहेगा, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे, और तीनों 30 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट से रहेंगे। क्लियर है। तो ये सब हमारे मार्किंग स्कीम्स हो गए। अब अगर बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो बहुत सावधानी दोस्तों बरतना है यहाँ पे अप्लाई करते वक्त। ये क्या क्या कुछ मैंडेटरी फील्ड है, क्या सावधानी बरतना है, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। The applicant has to submit physical application form to the respective divisional head unit head other than the postal division duly attested by their controlling officer, ठीक है। तो क्या करना है आपका, अपने डिविजनल हेड या यूनिट हेड को अपना रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर का अटेस्ट कॉपी होगा, दैट मींस जो जो फोटो आपको टेस्ट करेंगे वो ड्यूली अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एप्लीकेंट्स को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, क्या चीज का, एप्लीकेशन फॉर्म जो रिसीव किया जाएगा उसका, है ना। और ये जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको रखना है फ्यूचर पर्पस के लिए, है ना। जो लोग डीओपी डीओटी या एपीएस में डेपुटेशन पे है, उनको कंसर्न्ड इंचार्ज के माध्यम से स्टेट नोडल ऑफिसर्स को आवेदन करना पड़ेगा, और जिसका डेट हमने देखा था 23 अक्टूबर 2024 है लास्ट डेट, है ना। जो भी डेपुटेशन पे है एपीएस पे शुड सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली अटेस्टेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एसएनओ, है ना, मतलब स्टेट नोडल ऑफिसर।
दैट मीन्स कि एपीएस वाले बंदे है ना, और डेप्यूटेशन वाले बंदे किसको देंगे, स्टेट नोडल ऑफिसर, उनके लिए फिक्स किया गया है सीसीए महाराष्ट्र एंड गोवा को। द filled in application form must be duly verified by the DDO, दैट मीन्स कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे वो डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर से, जो कि सर्विस बुक का कस्टोडियन भी हो सकता है या फिर कोई अदर कस्टोडियन भी है, तो उनसे प्रॉपरली वेरीफाई होना चाहिए, है ना। Next, the divisional head या unit head will forward the application with the list to the respective SNO. ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किसके पास आएगा, डिविजनल हेड के पास आएगा या यूनिट हेड के पास आएगा आइदर केस में भी। और देयर आफ्टर उनका काम क्या है कि लिस्ट के साथ सारे आवेदन को एसएनओ को, जिनको ईयर मार्क किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है सर्किल वाइज, उनको भेज देना है। अगर आप एक से ज्यादा आवेदन कर रहे हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर किसी और अथॉरिटी को अदर देन द ऑथराइज आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा आपका, उस केस में भी रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड ओरिजिनल मैंडेटरी है एग्जामिनेशन के दौरान, और साथ ही साथ आपको वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना होगा। किसी भी प्रकार का अगर डिस्क्रिपेंसी त्रुटियां एडमिट कार्ड में होती है तो उसमें आपको एसएनओ को, स्टेट नोडल ऑफिसर को इमीडिएटली इंटीमेट करना है फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन। ठीक है। एप्लीकेंट्स जो भी है वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ईमेल आईडी, वैलिड और मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, और रिस्पेक्टिव कॉलम में, है ना, जहां दिया हुआ है, दैट मींस कि वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, दिस विल बी important for any communication received from the CGCA। ठीक है। रेगुलरली www.cgca.gov.in मतलब इस वेबसाइट को विजिट करते रहे, किसी प्रकार का अपडेट होता है तो आपको अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट किया जाएगा। मीडियम पेपर का क्या रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा, चॉइस बेस्ड रहेगा, आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। किसी भी प्रकार का किए दिए एप्लीकेंट्स को नहीं मिलेगा, है ना। द एप्लीकेंट हैज टू गेट इट लीव, साथ ही साथ अगर लीव की बात हुई कि 4 दिन एग्जाम रहेगा तो लीव अगर सेंक्शन करवाना ये एप्लीकेंट की जवाबदेही है, उनको अपना लीव सेंक्शन करवा के जाना होगा। Do not forget to put signature and name of the applicant as mentioned in the last page of the application form prescribed line। मतलब जहां जहां मतलब मीन्स कि आवेदन को माइन्यूटली भरना है और हर एक ऑलमोस्ट पेज के नीचे आपका सिग्नेचर फुल और ब्लैंक में भी दिया हुआ है और नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, तो वहां पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है। नेक्स्ट अगर आते हैं कि अप्लाई करने का और तरीका क्या है, इनकम्प्लीट फॉर्म्स विल बी लाइव, कभी भी फॉर्म माइन्यूटली चेक कर ले, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म दैट मीन नोटिफिकेशन के साथ दिए गए हैं वो बैक टू बैक प्रिंट करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म पेज 1 to 9, दैट मीन कुल मिला के कितने पेज में जाएंगे आपके, 4 पेज निकलेंगे, और एक्नॉलेजमेंट का एक अलग से पेपर मतलब पेपर निकलेगा, है ना, जो कि एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा कंसर्न डिविजनल हेड या यूनिट हेड के द्वारा या एसएनओ के द्वारा एज द केस में भी। किसी भी परिस्थिति में फोटोग्राफ को स्टेपल नहीं करना है, उसको पेस्ट करना है और ड्यूली काउंटर साइन होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। टेस्टेड फोटो मस्ट बी अटेस्टेड बाय द सुपीरियर ऑफिस इंचार्ज बोथ इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड पे भी आपको फोटो चिपकाना है और एप्लीकेशन फॉर्म में, तो दोनों जगह रिसेंट कलर फोटो होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म देखो यहाँ क्या कर रहा है, और एडमिट कार्ड रिलेवेंट पोर्शंस में ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरना है, तो कभी भी ब्लैक वगैरह या अदर कलर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्लियरली लिख रखा है ब्लू मतलब ब्लू। ठीक है। ओवर राइटिंग किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ना ही किसी करेक्शन फीड का इस्तेमाल करेंगे, इरेजर का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, नहीं तो क्या होगा आपका एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट किया जा सकता है। नो सैल्यूटेशंस एंड टाइटल शुड बी यूज्ड इन बॉक्सेस और सीरियल नंबर 1 and 2, दैट मींस की सैल्यूटेशन होता है ना, जैसे मिस्टर मिसेस, है ना, लेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है सीरियल नंबर 1 अपने नेम में या फिर फादर्स के नेम में। और नाम और एड्रेस आपका किस लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल करस्पॉन्डेंस एड्रेस है ना। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों की एक ब्लैंक बॉक्स हर एक नाम और एड्रेस के बीच में छोड़ देना है। डेट क्या करना चाहिए, डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट में होगा आपका। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको वैलिड होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसी से करस्पॉन्डेंस किया जाएगा, है ना। और
एप्लीकेंट्स जो भी ग्रेजुएट एंड एवं मार्क कर रहे हैं वो इंश्योर करेंगे कि उसका वेरिफिकेशन हो चुका है प्रॉपरली, जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री लगा हुआ है उनके सर्विस बुक में, और वो नोटेड भी है ना, एप्लीकेशन फॉर्म से सबमिशन से पहले। तो ये सब चीज होना चाहिए, क्योंकि डीडीओ वेरीफाई करेगा, जब फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता है तो वहां पे चेकिंग किया जाता है कि वेदर ग्रेजुएट है कि नहीं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिशियल अगर आईटीटी में पोस्ट किया तो ऑन डेपुटेशन होगा, इन दैट केस वो डेपुटेशन में कहे जाएंगे तो उनके स्टेट नोडल ऑफिसर को देना है फॉर्म। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड रेगुलरली विजिट www.cgca.gov.in फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये है, रेगुलरली ये साइट को विजिट करते रहिए। थैंक्स दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आई गेस द इंस्ट्रक्शंस टोल्ड माई मी विल बी यूजफुल फॉर यू, है ना। और मैं कहूंगा माइन्यूटली आप फॉर्म को फिलअप करें और अभी से ही रेडी हो जाए, तैयार करें, ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाए। और आपको क्या करना है, एक सीट लेना है ना, तो दैट मीन्स की फुल अगर तैयारी रहेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू दोस्तों। सो वी विल नेक्स्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ना।